पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख कौन देगा, यह आईनी मामला अब एक मुअम्मा बन गया है। आइन के तहत असेंबली टूटने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है और पोलिंग की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है। लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान लाहौर हाई कोर्ट में यह जवाब जमा करा चुके हैं कि उन्होंने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए इलेक्शन की तारीख भी वो नहीं देंगे। इसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो गवर्नर की मुशावरत से इंतखाबात की तारीख दे। और आज इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात भी की है, लेकिन इस मुलाकात में भी इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका है और मामला एक बार फिर अदालत में ले जाने पर गौर हो रहा है। गवर्नर पंजाब के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले में कुछ उमूर और गवर्नर की मुशावरती किरदार के कुछ पहलू वजाहत और तशरीह तलब हैं। कानूनी और आईनी माहिरीन से मुशावरत के बाद अदालत से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज के इजलास पर अपने एलामिये में कहा है कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख नहीं दी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अदालत का फैसला तशरीह तलब है, जिसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। पंजाब असेंबली मैंने तहलील नहीं की, आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का मजाज नहीं हूँ। इस सूरत हाल में मेरी तजवीज़ इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग नहीं होगी। मैं कोई मावरा आइन और कानून इकदाम उठाना नहीं चाहता। पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी और आज पूरा एक महीना हो गया है, मगर इलेक्शन की तारीख ही नहीं दी गई है और मामला अब एक बार फिर अदालत में जाने की बात हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मामले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने इस मसले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज असद उमर ने कहा है कि आइन से इनहराफ की सजा आर्टिकल 6 में है। एक आईनी माहिर ने कहा है कि इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। घसीट कर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला करवाने हैं। सब पे बात करेंगे। सीनियर साथी और तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सबसे पहले हुकूमत ज़ाहिर है इस बात का भी इजहार करती है कि हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक के इंतखाबात एक साथ अक्टूबर में हो। मैं कहते हैं हम इंतखाबात के लिए तैयार भी हैं, मगर गवर्नर साहब तारीख दे नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी एक साथ इंतखाबात कराने में, या लड़ने ही पड़ेंगे अप्रैल में सूबों के इंतखाबात और एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो नून लीग का इंतजार कर रहा है सूबाई इंतखाबात में? देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हो रही थी तो उसमें किसी फरीक ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होने चाहिए। इस बात पर कंसेंसस था। इलेक्शन कमीशन या जो लोग पिटिशनर्स थे वो और जो रिस्पोंडेंट्स थे वो सब सब ने ये नुक्ता जो है ये नहीं उठाया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। झगड़ा सिर्फ ये था कि तारीख किसने देनी है। वह इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अब ये तारीख देने का मामला जो है वो इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि यानी बार बार एक बात की जा रही है, कभी दूसरी बात की जा रही है, अब ये फिर दरवाजा खटखटाने की बात हो रही है। तो ये मामला जो है ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है तारीख का ऐलान तो करना ही पड़ेगा और अगर तशरीह के लिए कोई शख्स जाता है, गवर्नर साहब जाते हैं या इलेक्शन कमीशन जाता है हाई कोर्ट में, तो तशरीह भी मिल जाएगी। तो 90 रोज के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस मूड में होगी कि 90 दिन की कैद को खत्म कर दे। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये इंतखाबात कराने पड़ेंगे, इल्ला ये कि फरीकैन में कंसेंसस हो जाए कि बयक वक्त वो इंतखाबात कराएं, वफाक में भी और तमाम सूबों में भी। इसके अलावा मुझे तो कोई ऐसी दूसरी सूरत नजर नहीं आ रही कि मामला कैसे लटकाया जाएगा और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा और ये खींचातानी की फजा जो है इसे कैसे तूल दिया जाएगा। हामिद मीर साहब, आपने काफी पहले कह दिया था कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं और जो ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं उससे आपने बताया था कि ये आसार क्या नजर आ रहे हैं। मगर जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद कोई कामयाबी हो पाएगी या अप्रैल में ही इन्हें सूबाई इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और काफी मुश्किल इलेक्शन होंगे वो? देखिए, जो हाई कोर्ट है या कोई भी और
कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो जो भी फैसला करती है ना, वो तो आइन को सामने रखती है ना। तो हाई कोर्ट ने तो जो फैसला दिया है बड़ा सिंपल है कि जी आइन के मुताबिक जब सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और यही उन्होंने फैसला दिया और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये तो आइन कह रहा ना और अदालत कह रही है, जो अहले इक़्तिदार व इख्तियार हैं वो तो कुछ और सोच के बैठे हुए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था। पहले तो मुझे यही पता चला था कि ये सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन जो है उसको आगे ले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं जी कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाएँ। अब मुझे पता चला है कि ये जो बाई इलेक्शन है ना कौमी असम्बली का, जिसके लिए अभी इन दोनों कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, ये वो भी नहीं करवाना चाहते, और उसके बाद ये अक्टूबर से भी मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसमें यकीनन हर बंदा जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है वो यही सोचेगा यार ये आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है, आपको और मुझे, शामी साहब को, सबको यही सोचना चाहिए कि भाई आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे तो बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो आइन में नहीं होते, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी उन्हीं को बना दिया जाता है। तो लग यही रहा है कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि बहुत से अदालतों के फैसले जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और कुछ ऐसे भी फैसले हैं जिन पे अदालतों ने अमल दरामद करना था और अदालतों ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो उनकी एक फहरिस्त बनाई जा रही है कि अदालतों के कौन कौन से फैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अदालतों ने भी अपने कौन कौन से फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया। तो कहा जाएगा जी कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं, फंड्स की कमी है, मरदमशुमारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये इलेक्शन को डिले करेंगे। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जो आजकल असद उमर साहब जिस तरीके से जो अंदाज़े गुफ्तगू है उनका कि हम घसीटेंगे और आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये खुद भी तो यही काम करते रहे ना। तो इनके कहने में वो ताकत मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर अदालतें या ये हुकूमत जो है वो राज़ी हो जाए, क्योंकि ये खुद भी यही काम करते रहे हैं। अब जिस तरह के इन्होंने आज इनके दौर में अली वज़ीर साहब गिरफ्तार हुए थे और आज वो रहा हुए हैं 2 साल के बाद। तो अली वज़ीर साहब जब रहा होंगे तो वो सिर्फ इस हुकूमत को तो नहीं ना कोसेंगे, पिछली हुकूमत को भी कोसेंगे। तो इसलिए ये जो इनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, उनका ये एक दूसरे को फ़ायदा उठाने देते हैं और कभी उठाने नहीं देते। लेकिन इस मरतबा ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह पहले तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ ताकतवर लोगों की मदद से जो चाहती थी वो कर लेती थी, अब वही काम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करने वाली है। शामी साहब, इस सब में तहरीक इंसाफ एक बयानिया चाहती है, फौरी तौर पर इलेक्शन भी चाहती है, एक बयानिया भी, और खान साहब का जो नया बयानिया है वो बेंटी अमेरिका नहीं है कि अमेरिका ने यहाँ पर साजिश करके एक इंपोर्टेड हुकूमत बनाई। वो तो कहते हैं बाजवा ने एक्सपोर्ट की थी, जनरल बाजवा ने। आपको लगता है इसमें कोई दमखम है और ये बयान बाय किया जाता है? क्योंकि खान साहब बाजवा के खिलाफ जब एक नैरेटिव बनाते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ, तो वो अपने आप को भी एक कठपुतली वजीर आजम कहने को तैयार हैं कि मैं तो पंचिंग बैग था, चलती सारी की सारी जनरल बाजवा की थी। हालांकि उस जमाने में अगर कोई कहता कि जी ये तो कठपुतली हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगता था। तो खान साहब खुद मान रहे कि जी मैं तो कठपुतली था। देखें, खान साहब तो मेरा ख्याल मुशायरे में बैठे हुए हैं, कभी एक शेर सुनाते हैं, कभी दूसरा शेर सुनाते हैं, और गजल के अशार जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एक हिजर की बात कर रहा होता है, एक वसाल की बात कर रहा होता है। तो ये खान साहब जो है अब इस वक्त उनका दौर लगा हुआ है, लोग उनके जो मद्दा है उनकी बातें सुन रहे हैं और उसमें सर धुन रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि वो हर बात जो कह रहे हैं वो दूसरी अपनी बात पहली को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और ये उनकी कोई अंदाजे की गलती नहीं है या कोई फैसले की गलती नहीं है। जो वो उस वक्त लोगों को बताते रहे, वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल मुकम्मल बाइख्तियार वजीर आजम हूं, और अगर मेरी बात कोई नहीं सुनेगा तो मैं तो उसे कान से पकड़ के निकाल दूंगा। और आज वो कह रहे हैं कि जो कुछ थे बाजवा थे और मैं तो कुछ भी नहीं था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो वो कठपुतली वजीर आजम होंगे, तो किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये बात यह है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इससे मुतासर हो रही है, लेकिन उनके मद्दा जो है वो बस उनकी बातें सुन रहे हैं और झूम रहे हैं और दाद दे रहे हैं और वेले दे रहे हैं। अब
ये तो जो जो हालात आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि किस तरीके से उनको लेने के देने पड़ते हैं या सिर्फ लेने ही लेने पर वो लगे रहेंगे। बाकी तो बात यह है कि दोनों हमारी जो पार्टियां हैं या इस वक्त बरसरे इख्तदार लोग जो हैं और जो इख्तलाफ में, अब उनको दोनों को देख लें। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो क्या बातें होती हैं, इख्तदार में होते हैं तो क्या बातें होती हैं। आज जो धाड़ रहे हैं हमारे असद उमर साहब, कासिम सूरी साहब ने क्या किया था, अगर ये अदालतें न होती तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पेश कभी हो ही नहीं सकता था, न पास हो सकता था। तो कासिम सूरी साहब की रूलिंग जो थी उसके मुताबिक तो फिर मामला आज भी इमरान खान वजीर आजम होते। तो अदालतें जो हैं उनको तो अपने फैसले करने हैं और ये मामला बिलाखिर अदालत ही के पास जाएगा और वहां ही केस बनाना पड़ेगा अपना। इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि आप किस तरीके से ये बैरियर क्रॉस करेंगे 90 दिन का। और आपको अगर ऐसा कोई इरादा है तो फिर खुल के सामने आ जाए, अपने आर्गूमेंट्स ले आए। तो साहब चुपते भी नहीं और बात करते भी नहीं और चिलमन से आप लगे बैठे हैं, तो ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, मामले पेचीदा होते चले जाएंगे और धम्मा चौक। हामिद साहब आप बताइएगा, हमने तो जाहिर है वो जमाना देखा है कि जिसमें अगर इमरान खान साहब को कुछ कहा जाता था तो जनरल बाजवा साहब को बहुत बुरा लगता था। हमें देखा है कि एंकर्स को ऑफ एयर करने से लेके चैनल्स को ऑफ एयर करने तक के मामलात होते थे। जनरल बाजवा के बारे में कुछ कहा जाता था तो तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगता था, पूरी काबीना बैठ जाती थी उनका दिफा करने के लिए। और अब हाल ये है कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो शुरू होती है वो उनकी तकरीर जनरल बाजवा से, ख़त्म भी उन पर होती है और शदीद तनकीद कर रहे हैं। और जनरल बाजवा साहब कभी किसी सहाफ़ी से मुलाकात करके अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे सहाफ़ी को बता रहे हैं, अपनी तरदीद भी देते हैं, इसके अलावा धमकियाँ भी दे रहे हैं। एक सहाफ़ी ने बताया कि जी मेरे पास तो बड़ी चीज़ें मौजूद है इमरान खान की। ये जो ब्रेकअप हुआ है जो कि बहुत ही अगली ब्रेकअप है और खान साहब अब मुकम्मल बयानियां बना रहे हैं, इनका कोई फायदा भी होगा उन्हें, क्योंकि वो अपने आप को भी कठपुतली वजीर आजम के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं थी। शाहजेब साहब, ये जो सवाल आपने किया ये बड़ा अहम सवाल है और बाजवा साहब सिर्फ साफ़ियों को नहीं मिल रहे बल्कि वो कुछ सियासतदानों को भी मिल रहे हैं और 5-5, 6-6 घंटे तक वो उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और कुछ और भी लोगों को मिल रहे हैं। देखें, ये इमरान खान साहब ने ये जो बाजवा साहब पे एक फ्रंटल अटैक खोला है उनकी रिटायरमेंट के बाद, ये मेरा ख्याल है कि वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का मुझे भी इल्म है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इमरान खान जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में 10% भी बातें जो हैं वो जो उनको पता हैं वो नहीं की। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। शायद वो चाहते हैं कि बाजवा साहब पे वो तनकीद करें, उनको बाजवा साहब की जो शख्सियत है उसकी काफ़ी समझ है, तो उनका ख्याल है कि ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने में ये कोई गलती करेंगे तो उसका इमरान खान साहब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि उन्होंने बाजवा साहब के कौन कौन से मामलात जो हैं या उनकी नज़र में जो क्राइम्स हैं, मैं उनको मामलात का लफ्ज़ देता हूँ, उस पर उन्होंने उनको एक्सपोज करना है और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए या उनको डिसक्वालीफाई किया जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 10% भी अभी इमरान खान नहीं बोले। और दूसरी तरफ बाजवा साहब लोगों को कहते हैं कि मैंने तो अभी 5% भी इसके बारे में नहीं बोला, मेरे पास भी बहुत कुछ है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बाजवा साहब बकौल एक एंकर के कि उन्होंने बाजवा साहब ने ख़ुद इमरान खान साहब की बहुत सी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो शायद बाजवा साहब को ये नहीं पता कि जो उनके साथी थे जिनको वो बहुत अपना काबिल एतमाद साथी समझते थे, वो उनकी रिकॉर्डिंग्स करके इमरान खान को देते रहे हैं। तो आप ज़रा सोचें कि इमरान खान जो है वो इतने एतमाद के साथ बाजवा साहब को चैलेंज क्यों कर रहा है, उन पर अटैक क्यों कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ वजह तो होगी ना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ऐसे मामलात भी तश तश बाम करने का इरादा रखते हैं कि जिससे सिर्फ बाजवा साहब की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचेगा, हो सकता है कि इतना रिएक्शन हो, इतना बड़ा तूफ़ान आ जाए कि उसमें फिर इमरान खान साहब को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उस शेर के मुताबिक उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उनका एक ख्याल है कि बाजवा साहब पे जब वो अटैक करेंगे तो फिर उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग थे वो भी सामने आएंगे, तो उनको सियासी फ़ायदा बहुत होगा। और खान साहब जो हैं वो आजकल प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि मैं इनको इतना एक्सपोज करूंगा कि लोग भूल जाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी भूल जाएंगे
और उस अल्ताफ़ हुसैन को भी भूल जाएंगे। मैं इनको इतना एक्सपोज करूँगा कि इनको छठी का दूध याद करवा दूँगा। तो शामी साहब, इस सब में ज़ाहिर है खान साहब चाहते हैं कि उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी इस्तवार हों। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि सदर के जरिए भी अगर हो सके तो राब्ते बहाल होने चाहिए। और जब खान साहब जनरल बाजवा पर तनकीद करते हैं तो जाहिर है जो हामिद मिर्ज़ा साहब भी बता रहे हैं कि वो मैसेजिंग यही है, और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी है, वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट भी तनकीद करते हैं। इस सब से आपको लगता है दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे कि जी मेरे साथ राब्ते में रहो, मेरे साथ मामला तय करो? ये हो नहीं सकता है कि जो पिछले 4-5 साल में मेरे लिए किया जाता था, नवाज शरीफ को बाहर करने से लेकर मुझे वजीर आजम बनाने से लेकर मेरी हुकूमत चलाने तक, अब ये डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, ये मामला दोबारा वैसे ही करो। देखें, जनरल राहील शरीफ ने और जनरल बाजवा ने तो जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्ट किया था, उनके लिए चीजों को मैनेज किया था। उनके खिलाफ जो मुकदमा यानी चल रहा था उसमें उन्हें सजा हो गई थी, उस सजा को खत्म कराया था और इस बात का बरमला एतराफ भी किया। और फिर वो दुबई जाने में कामयाब हुए और वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जस्द खाकी वापस आया। लेकिन देखना यह है कि जनरल बाजवा जो है, क्या वो यारो मददगार है, या उनका अदारा जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा या उनको प्रोटेक्ट करेगा? तो एक तो उस अदारे का ये इम्तिहान है। और जनरल बाजवा भी मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ तो उनको मिलेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब जिस तरीके से बरस रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं कि उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है। मैं समझता हूं कि उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको ज़ुफ़ पहुंच रहा है और वो एक खुद को एक ऐसी गली में ले जाते चले जा रहे हैं जिसके दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं है। और वो जो लाडले तो नहीं बन सकेंगे दोबारा, और उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और ये जो पेचीदा सूरत हाल है, देखिए, जो अगर दफाई अदारे कमजोर होते हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और अगर सियासी अदारे जो हैं उनकी दुर्गत बनती है तो वो भी हमारे सामने है। तो इसलिए जो ये फ्री स्टाइल में कुश्ती खेली जा रही है, ये किसी को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल सबसे ज्यादा नुकसान खुद इमरान खान साहब का होगा अगर उन्होंने अपनी हिकमत अमली पे गौर ना किया। यानी वो डैमेज दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन बाजवा साहब को नुकसान पहुंचाकर वो अपना फायदा कैसे करेंगे और कैसे गेन करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे तख्त संभालेंगे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हामिद साहब, आपको लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में जो डालने की एक स्ट्रेटजी है खान साहब की, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कोई मुहाजरा ही करना चाहते हैं। वो बाजवा साहब पे अटैक इस तरीके से करेंगे कि उसका नुकसान सिर्फ बाजवा साहब को या उनके 1-2 साथियों को होगा जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का जो तुर्प का पत्ता है वो ये है कि वो ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि जब नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी थी तो कौन किसके ज़रिए उनके पास आया और बाजवा साहब का ये पैगाम दिया कि अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बनाया जाता है तो आप उसको मुस्तरद कर दें। और आरिफ अलवी साहब को भी ये कहा गया कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम आता है तो आप उसको मुस्तरद कर दें। और वो इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब का नाम मुस्तरद कर देंगे तो आसिम मुनीर जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने वो नहीं किया और उन्होंने फ़ौरन आसिम मुनीर साहब के नाम पे यस कर दिया। और इमरान खान साहब का ख्याल है कि मैंने बाजवा की ये साजिश नाकाम बना दी, क्योंकि जनरल बाजवा ने पूरी कोशिश की कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ ना बने। इसके अलावा भी 2-3 और मामलात हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो इस तरीके से खेलेंगे कि जो उनके ख्याल में नुकसान है वो सिर्फ बाजवा का होगा, पूरे इदारे का नहीं होगा। और हामिद मिर्ज़ा साहब, इसके बावजूद, क्योंकि खान साहब तो खुद सहाफ़ियों से मिलकर मुलाकात में कह चुके थे कि वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बने, इसके बावजूद वो ये जिम्मेदारी डाल पाएंगे जनरल बाजवा पे? नहीं, देखे ना, ये तो आप इनकार नहीं कर सकते कि ये एक तासुर था कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम आता है, उनका नोटिफिकेशन होता है, तो इमरान खान साहब फ़ौरन जो है वो इनकार कर देंगे और एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। और उस क्राइसिस से कुछ लोगों ने क्या फ़ायदा हासिल करना था, इमरान खान साहब ने मंसूबा बनाया हुआ कि वो ये भी बताएंगे कि मेरे ज़रिए ही क्राइसिस क्रिएट करना था और फिर उस क्राइसिस से फिर फ़ायदा भी किसी ने उठाना था। तो ये अब इमरान खान जो है वो इंतज़ार कर लें। वैसे तो मैं समझता हूँ कि उनको इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो ये बहुत से इंकिशाफात करने का इरादा रखते हैं
और मुझे नहीं लगता कि उससे इमरान खान साहब की जनरल आसिम मुनीर के साथ लड़ाई हो जाएगी। उनकी लड़ाई बाजवा साहब के साथ ही रहेगी। लेकिन ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी बहुत सी जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये लगता है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि जब वो आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लेते लेकिन उनके कुछ सबॉर्डिनेट्स का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अदारे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के बारे में बहुत से दावे करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक दिलचस्प सूरत हाल नजर आती है जिसमें इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके दबाव भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत से ताल्लुकात और राब्तों की बहाली भी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आर्मी चीफ और इमरान खान का राब्ता करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मगर खुद इमरान खान कुछ अर्सा पहले तक अपोजिशन लीडर्स की आर्मी चीफ से मुलाकातों को बहुत बुरा और गैर जमहूरी समझते थे और बरतानिया की मिसाल देकर कहते थे कि अपोजिशन लीडर का क्या काम है कि वो आर्मी चीफ से बात करें, आर्मी चीफ का काम तो वज़ीर आज़म से होता है। मगर ये कहकर चंद दिन तक भी इमरान खान अपनी बात पर कायम ना रह सके और कुछ दिन बाद प्रेसिडेंट हाउस में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर ली। फिर बाद में एक और मुलाकात भी कर ली और जब आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से 1 अक्टूबर 2022 को इमरान खान से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि झूठ में बोलना नहीं चाहता और सच में बोल नहीं सकता। फिर कुछ दिन बाद यानी 28 अक्टूबर 2022 को खुद ही मान लिया कि प्रेसिडेंट हाउस में आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई थी। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक उनसे खुफिया मुलाकातें करते रहे और अब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं तो इमरान खान ने अपनी सारी नाकामियों समेत अपनी हुकूमत गिराने की साजिश अमेरिका को एक्सपोर्ट करने का इल्ज़ाम भी जनरल बाजवा के सर पर डाल दिया और चाहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ से उनके राब्ते और ताल्लुकात बहाल हो जाएं। हमें भी शामिल करें। हुकूमत एक एक करके IMF की शराइत पर अमल कर रही है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है जबकि हुकूमत को 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने हैं और इस हवाले से अब से थोड़ी देर पहले वफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फाइनेंस बिल कल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। फिर इस बिल को खजाना की कायमा कमेटियों को भिजवाया जाएगा और जुमेरात की सुबह तक दोनों ऐवानों की कमेटियों से मंजूरी का इम्कान है। फिर उसी दिन कौमी असम्बली और सेनेट से फाइनेंस बिल की मंजूरी ले ली जाएगी और जुमेरात की शाम को ही सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवाया जाएगा। इससे पहले आज ही हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए फाइनेंस बिल मंजूर कराने की कोशिश की थी मगर सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत करने से गुरेज किया था और मशवरा दिया था कि हुकूमत पार्लियामेंट ले जाकर फाइनेंस बिल मंजूर कराए। इस हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद सदर के ट्विटर हैंडल पर जारी होने वाले बयान के मुताबिक वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को IMF के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और इत्तफाक राय के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा और कहा कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए वादों पर कायम रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर को बताया कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है तो सदर ने जवाब दिया कि इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर कानून बनाया जा सके। IMF प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है क्योंकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी नीचे जा चुके हैं और ये $2.9 अरब के ज़खायर IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ा रहे हैं क्योंकि दोस्त ममालिक ने भी IMF प्रोग्राम के बगैर पैसे देने से इनकार कर दिया है और IMF ने हुकूमत की तरफ से पहले इकदाम के बगैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से भी इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज मुसलसल पाकिस्तान की रेटिंग्स डाउनग्रेड कर रही हैं और आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है और CCC+ से भी कम करके CCC- कर दी है और फिच ने 5 माह में दूसरी बार पाकिस्तान की रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के साथ ही मेहताब हैदर, इसके अलावा खाका नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, सबसे पहले बताइएगा ज़रा, नज़र आ रहा है आपको कि बहुत संजीदगी है, पहले हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी और अब बहुत तेज़ी से इक़दाम कर रही है कि किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द IMF को ऑन बोर्ड किया जाए? जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि ये जो नामा रिव्यू है ये नवंबर में ड्यू था, तो 3 से 4 महीने हम पहले ही ज़ाया कर चुके हैं और अब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन इसके अलावा है कोई नहीं कि हम कोई एक दिन भी ज़ाया ना करें और तेज़ी के साथ जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं उन पर अमल दरामद करें। आपने देखा कि बिजली की कीमत हमने बढ़ाई, गैस की कीमत बढ़ाई और आज जो है वो कैबिनेट ने जो फाइनेंस बिल है इसको अप्रूव कर दिया और हुकूमत की ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि आज ही उसका ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अब जो अल्टरनेट रूट है वो यही है कि पार्लियामेंट में इसको लेकर जाएंगे। कोशिश तो हुकूमत की होगी कि जल्द से जल्द पास करवाए, लेकिन 8 से 10 दिन इसमें लग सकते हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत कितनी जल्दी जो है इस पर अमल दरामद करती है और IMF को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। लेकिन अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट
अगले 8 से 10 दिन मजीद डिले हो जाए, जब तक IMF की सारी शराइत पे अमल दरामद जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। खकाना जी साहब, ज़ाहिर आप भी और बहुत सारे दीगर मुआशी माहिरीन कहते रहे हुकूमत से कि देर ना करें, फौरी तौर पर रिफॉर्म्स के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, नहीं मानी हुकूमत। अब जब हो रहा है तो देर आए दुरुस्त आए, या आपके ख्याल में बहुत देर हो गई है और डैमेज इतना हो गया है कि IMF बहाल हो भी जाए तब भी बहुत सारे मामलात हैं जो अनसर्टेनिटी को बरकरार रखेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए? शाहजेब भाई, लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो फिच है उसने आपको एक नहीं 2 नॉचेस डाउनग्रेड किया है। सो दैट इज द सेवेरिटी ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर। जो अभी तक हमने बातें की हैं वो सब ये हैं कि गैस की चेंजेस कर दें, बिजली की चेंजेस कर दें, 170 के टैक्सेस लगा दें। मैं अब भी कहता हूं कि ये आसान, अनपॉपुलर बट आसान चीजें हैं करने की। असल मसला जो है वो आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का क्या मसला है? आपने $7 अरब अगले 4.5 माह में वापस करने हैं। $3 अरब अगर मैं सऊदिया का रोल ओवर निकाल भी दूं तो मुझे तब भी $4 अरब चाहिए। उन 4 में से 1.7 अरब मेरा कमर्शियल है जो चाइना के साथ है। पिछले 3 माह से 700 मिलियन का कमर्शियल रोल ओवर नहीं हुआ। ये है सिवेरिटी। इसको ऐड कीजिए कि 2 से 3 अरब डॉलर आपको करंट अकाउंट के लिए चाहिए। अगर मैं ये रकम पूरी कर भी दूं तो मेरी रकम 4 + 3 यानी कि 7 अरब नए डॉलर मुझे चाहिए। अब आपके पास इनकमिंग क्या है? बी वेरी क्लियर, $2.5 अरब IMF के हैं और 3.5 अरब मल्टीलैटरल्स के हैं। इन दोनों का ताल्लुक IMF का प्रोग्राम करने से है। अगर हम ये $6 अरब ले भी लेते हैं तो हमारे रिजर्व यहां से ज्यादा 4.5-5 अरब पे चले जाएंगे। इवन दैट इज नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन। मेरे ख्याल में प्रोग्राम का जो इस वक्त कलीदी पॉइंट है, जो पिवटल पॉइंट है, वो ये सब चीजें तो हम कर लेंगे। IMF को भी मालूम है कि हम इनसे इनहराफ नहीं करेंगे लोकल चेंजेस से। हमने कुछ कर दिए हैं, कुछ कर लेंगे। इवन लेइंग ऑफ द बिल जो है शायद IMF के लिए काफी हो। अगर एक्सटर्नल की ये चीजें तय हो जाती हैं, इसमें 3 ममालिक जो हैं वो प्ले कर रहे हैं रोल, चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE। अगर IMF उनसे कॉन्फर्मेशंस ले लेता है और हमारे ज़खायर कहीं बिल्ड होते हैं, आप हैरान होंगे कि हमने लास्ट प्रोग्राम जब साइन किया 29 अगस्त को तो लिखा कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जून में 2023 में 16.2 अरब डॉलर के होंगे। हमारा NIR इस वक्त निहायत नेगेटिव है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये है पिवटल डिस्कशन। पाकिस्तान की रेमिटेंस 2020 मई के बाद अब $2 अरब को से नीचे गई है। हमें समझना चाहिए कि एक्सटर्नल का चैलेंज मेरा ख्याल है कि अब IMF के लिए भी बहुत बड़ा हो गया है। लेट्स होप कि ये हम करके कहीं डबल डिजिट रिजर्व्स के करीब पहुंच जाएं तो शायद ये वक्त गुजर जाएगा। तो इसमें मेहताब साहब आप भी इस हवाले से लिखते रहे हैं, कोई उम्मीद है कि स्टाफ लेवल हो जाए या बोर्ड तक कोई जो कमर्शियल बैंक्स हैं चाइना के, UAE के, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा रेट मांग रहे थे, वो एक मुनासिब रेट के ऊपर कुछ हमें लोन्स दे दें, फिर दोस्त ममालिक कुछ पैसे दे दें? कोई उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है या मुश्किल नजर आ रहा है अभी भी? देखें, एक कंफर्मेशन जो है वो जब तक नहीं होगी उस टाइम तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। IMF की बुनियादी तौर पे इस दफ़ा देखें तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज नज़र आती है। क्योंकि लास्ट अगर आप रिव्यू देखें तो उसमें भी IMF ने कंफर्मेशन की थी कि ये ममालिक और जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल्स हैं ये पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन जो चीज़ें इन्होंने प्लेज की थी उस हिसाब से मटेरियलाइज नहीं हुई। तो अब IMF कंफर्मेशन पहले चाहता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसके बाद चाहता है, ताकि बोर्ड में वो उसको जस्टिफाई और डिफेंड भी कर सकें। चूंकि ये IMF के स्टाफ की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है कि आपने पहले भी इसकी कंफर्मेशन की थी लेकिन वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई। इसलिए ये डॉक्टर साहब की बात मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो लोकल चीज़ें हैं ये हम कर लेंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी ये हमें पता है, लेकिन जो एक्सटर्नल साइड का प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और डॉलर्स, मैंने कल भी जिक्र किया था कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसे छाप सकें। तो ये जो इनफ्लोज हैं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये IMF की क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, हमारी क्रेडिबिलिटी का भी इशू है। इसलिए इन पे कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो अगर खकाना जी साहब अगर ये कंफर्मेशन नहीं आती है तो फिर कहाँ पाकिस्तान खड़ा है? कोई $3 अरब से भी कम के ज़खायर हैं, डिफॉल्ट के बिल्कुल दिहाने पे खड़े हैं। तो बात यह है कि हमें IMF से जो भी अहदाफ हैं वो हर सूरत में करने पड़ेंगे। 3 चीजें हैं जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो हाइटेंड डिफॉल्ट रिस्क है उसको गिराना है,
एडिक्वेट फाइनेंसिंग इंश्योर करनी है और मैक्रो स्टेबिलिटी लानी है। ये 3 चीजें हैं जो फंड भी देख रहा है करने के लिए। अगर लेट से कि ये नहीं होते तो फिर आपके पास बेस्ट जरिया ये रह जाएगा कि आपको कमर्शियल फाइनेंसिंग पिकअप करनी पड़ेगी फॉर द इंटरिम पीरियड, अगर वो थोड़े हायर रेट पे भी हो। बट अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो मल्टीलैटरल्स के $3.5 अरब हैं, और मैंने चेक किया है कि ये एग्जैक्ट ऐसा अमाउंट है जो आपको कंफर्टेबल कर देगा। ये कंप्लीटली है विद द IMF। सो आगे बढ़िए और IMF का ये एग्रीमेंट कीजिए ताकि हम ये कर सकें। अब चाइना के साथ हमें अपने रवाबत को यूज करना पड़ेगा और 1.7 बिलियन की कमर्शियल रीफाइनेंस और 700 मिलियन ये तो हमें कराना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी हमारे उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का $2 अरब आना है तो उसकी भी कंफर्मेशन आनी पड़ेगी, और आखिर में वही UAE का $1 अरब। ये वो फाइनेंसिंग्स हैं जिनको पुट टुगेदर करना है, प्लस $1.2 बिलियन कमर्शियल गया हुआ है UAE, वो भी वापस लेना है मेरे लिए ये। और एक और चीज, आपकी जो इन्फ्लेशन है कोर, याद रखिए लोगों के लिए, जो लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन को हम संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी कोर इन्फ्लेशन 19.5 है रूरल की और 15.5 है अर्बन की। इसको देखते हुए और फरवरी के इससे ज्यादा फिगर देखते हुए मॉनेटरी टाइटनिंग जो है, मैं समझता हूं रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखने के लिए फंड आपसे मांगेगा। अब आई एम नॉट श्योर कि हम आमादा कर पाएंगे कि नेक्स्ट MPC मार्च में हो रही है हम उसमें कर लें, या उसको अगर पहले करने की भी जरूरत है तो कॉल द MPC, टेक द डिसीजन। बिकॉज मैं अगेन कहता हूं कि लोकल मसाइल आर नॉट द इशू। अगर एक्सटर्नल तय हो जाता है तो ये फौरी तौर पे कीजिए, और जैसे ही स्टाफ लेवल होता है तो बाकी फाइनेंसिंग के लिए मूव कीजिए, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन बहुत थोड़ा रह गया है इस ये करने का। हमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शाहजेब कर लेना चाहिए था फरवरी 9 को जब वो यहां से गए थे। आप इमेजिन कीजिए कि आपने प्राइसिंग चेंजेस पहले कर दिए होते, 170 का बिल पहले ले आए होते, तो आज आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने की सूरत में आ गए होते। फिच की शायद ये डाउनग्रेड ना आई होती बिकॉज फंड हमारे साथ होता। कोई भी मुल्क जब इस चैलेंज में जाता है, कोई और तरीका एग्जिस्ट नहीं करता पूरी दुनिया में इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में IMF के अलावा। नवंबर से आज हम 14 फरवरी को बात कर रहे हैं और अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पाए। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान शुड हैव बीन हियर एट ऑल। बहुत शुक्रिया, उसको आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद रुकने कौमी असम्बली अली वजीर 2 साल से ज्यादा अरसा कैद में गुजारने के बाद आज रिहा हो गए हैं। उन्हें मुकदमात में जमानत मिल गई है, जबकि दीगर मुकदमात में गिरफ्तार न करने के पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अली वजीर को कराची की मरकजी जेल से रिहाई मिल गई है। गुज़िश्ता साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बजट के मौके पर अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए, जबकि इससे पहले उनको सेनेट इलेक्शन और बजट के दौरान ही कौमी असम्बली आने की इजाज़त दी गई थी। गुज़िश्ता 2 सालों में अली वजीर को कराची और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के कुल 17 मुकदमात का सामना रहा, जिसमें से सिर्फ एक केस में उन्हें बरियत मिली, जबकि बाकी केसेस में उन्हें जमानत के बाद रिहाई मिली है। उनकी एक मुकदमे में जमानत होती तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती, क्योंकि किसी की अना मुल्क के कानून और इंसानी हुकूक से ज़्यादा बड़ी थी। अली वजीर के खिलाफ पहला केस कराची में 6 दिसंबर 2020 को सुराब कोर्ट में अवामी जलसे से खिताब पर दर्ज किया गया, जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया कि इस तकरीर में अली वजीर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमाओं ने रियासत मुखालिफ तकारीर की है। इस तकरीर पर अली वजीर, मोहसिन दावर और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर पेशावर पुलिस ने अली वजीर को गिरफ्तार करके 31 दिसंबर 2020 को कराची पुलिस के हवाले किया था। अली वजीर और FIR में नामजद दीगर मुल्जिमान ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी के केस में जमानत के लिए पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची से रुजू किया। फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गिरफ्तारी के 1 साल बाद नवंबर 2021 को जमानत की दरख्वास्त कबूल करते हुए उनकी जमानत पर रिहाई की मंजूरी दे दी। लेकिन इस जमानत के बावजूद अली वजीर को सिर्फ इसलिए जेल से रिहाई नहीं मिली क्योंकि उनके खिलाफ इस दौरान दीगर मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे, और फिर इसके बाद अगले 1.5 साल तक ये देखा गया कि अली वजीर को एक केस में जमानत मिलने से पहले ही उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। यहाँ तक कि अली वजीर के खिलाफ जो शुरू में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे वो इस दौरान बढ़ते बढ़ते 17 हो गए। गुज़िश्ता साल 25 अक्टूबर को
इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने अली वजीर को अदम सबूत की बुनियाद पर 6 दिसंबर को की गई तकरीर में बगावत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेजी के केस में बरी कर दिया, जबकि सितंबर 2022 में भी अली वजीर को एक और केस में जमानत दे दी गई, लेकिन जमानती रकम जमा न करवाने की वजह से अली वजीर रिहा नहीं हो सके। इसी तरीके से अली वजीर के खिलाफ कराची में दर्ज 4 मुकदमात में से एक में उन्हें बरी और दीगर 3 में जमानत तो गुज़िश्ता साल ही मिल गई थी, लेकिन मीरान शाह, चारसद्दा, डेरा इस्माइल खान, टांग, सवाद, बन्नू और सवाबी में मुतादिद मुकदमा दर्ज होने की वजह से अली वजीर की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। रवा साल 28 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने अली वजीर को चारसद्दा में दर्ज बगावत के मुकदमे में जमानत दे दी, जबकि उसी रोज पेशावर हाई कोर्ट के एक और 2 रुकनी बेंच ने सूबाई पुलिस को अली वजीर को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दिया था और इस केस में अली वजीर ने अपने खिलाफ 11 FIRs खत्म करने की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और पुलिस से 13 फरवरी को जवाब तलब किया था, जबकि गुज़िश्ता रोज इस हवाले से तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न होने के बाद अदालत ने पुलिस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात खत्म करके दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया, जिसके बाद आज अली वजीर की कराची की जेल से 2 साल 2 माह बाद रिहाई मुमकिन हो सकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।